हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के पे। और उसके बाद हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पूरा कवर कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था, और उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी करे थे। तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आज हम कंटिन्यू करते हैं कूलम्ब्स लॉ के। तो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल आता है 3 पॉइंट चार्जेस ईच plus q are placed in the vertices of an equilateral triangle of side length L. Find the magnitude and sign of the charge such that each vertex remains in equilibrium placed at the centroid of the triangle. ठीक है, इसमें बोला है इसने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक है, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं इक्विलेटरल। ये हमने बना लिया। ये इधर Q हो गया और इधर ये माइनस Q हो गया। और क्या इसने बोला था, एट द वर्टिसेस 3 पॉइंट चार्ज ईच इतना पेज है। ठीक है, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे सेंट्रॉइड पे उसने बोला है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है और साइन निकालना है चार्ज का, सच दैट वर्टेक्स रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 था, अब ये कितना हो गया होगा 30 डिग्री, सेम 30, सेम 30, सेम 30। ठीक है, अगर अब इसको अगर देखो, इसको अगर ए मानो, इसको बी मानो और इसको सी मान लो, तो जो ये इसका जो ए का जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो सी की तरफ जाएगा। एक मिनट, इसको ऐसे बनाओ। ये एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, प्लस क्यू और प्लस क्यू। इसका जो होगा वो ए बी सी हो गया, इसका जो होगा ये डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन इस साइड होगा, बी का जो होगा वो इस साइड होगा क्योंकि पॉजिटिव से अवे जाता है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले कूलम्ब्स लॉ में लेक्चर में। और इसका जो जाएगा, यहाँ पे भी क्यू है तो ये इधर जाएगा, एफ सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो हमने क्यू चार्ज ले लिया एक। अब अगर देखो तो इसको कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए एक तरीका हम लोग कर सकते हैं। हमको एक एंगल्स पता है यहाँ के, कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का। यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ ऊपर देखें कॉस थीटा, थीटा कितना है 30, तो कॉस 30 इज इक्वल्स टू, इस पे देखेंगे यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे हम लोग cos 30 निकाल रहे हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, लेंथ L थी, डिवाइड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी L/2 हो जाएगी, L/2। L/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, CG हो जाएगा। CG कैसे, इसको G मान लो, CG हो जाएगा। ठीक है, अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल्स टू L/2 CG। तो CG अगर निकालें हम लोग तो CG कितना आएगा, CG वुड बी इक्वल्स टू L CG, 2 से 2 कैंसिल,
सी जी ये आ गया, सी जी आ गया इस फिगर में, ये सी जी था, ये सी जी आ गया। अब सी जी हमको पता चल गया, और एफ वेक्टर को अगर लें हम अंडर रूट में एफ बी प्लस एफ सी, रिजल्टेंट निकालना है तो एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट नहीं होगा, दोनों फोर्सेस को ऐड करके ही रिजल्टेंट निकल जाएगा। एफ बी कितनी है, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना एल स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी थी एल स्क्वायर थी, और यही इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सिमेट्री का हम लोग फ़ायदा उठा के इसकी भी सेम आएगी। तो यहाँ पे अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, दोनों सेम है तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ बी वेक्टर, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एफ बी वेक्टर आ गया। नाउ यूजिंग पैरेललोग्राम रूल, अंडर रूट ऑफ एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस कितना 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री कैसे होगा, ये चल रहा था पहले, ये सी था, ये बी था, और ये ए था, तो हम लोग अब की डायरेक्ट पूरे का ले रहे हैं, ठीक है ना, डिवाइड करके नहीं, पूरे का ले रहे हैं। इसमें 60 डिग्री आएगा, एफ वन वेक्टर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में, ये दोनों तो सेम थे, ये दोनों भी सेम थे, स्क्वायर था, 60 कितना होता है 1/2, 1/2 1/2 से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ बी स्क्वायर, या इसको ये भी लिख सकते हैं एफ वन वेक्टर इज इक्वल्स टू दी अंडर रूट 3 टाइम्स एफ बी वेक्टर। बी हमको पता है कितना है, बी कितना है हमारा 1/, स्क्वायर से करो क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर अंडर रूट 3, ठीक है। अब जो ये रिजल्टेंट आया इसका, ये और जो जी सेंटर पे था, रिजल्टेंट ये एफ वन वेक्टर गया, और ये जी था, क्यू चार्ज था, इसका जो डायरेक्शन जाएगा वो नीचे जाएगा। इतना तो हमको समझ में आ जाता है, क्योंकि अगर सब पॉजिटिव होंगे तो रिपल्शन होगा, सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे चार्ज जो सेंटर में आएगा वो आएगा तो नेगेटिव में ही, ठीक है, नेगेटिव में आएगा मतलब उसके पास आएगा, पास में आएगा तो जो इसका जो डायरेक्शन आएगा ये एफ जी का ये आएगा, इसमें देखें तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो एफ वन वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ जी वेक्टर, माइनस ऑफ एफ जी वेक्टर। अब जी कितना निकाला था हमने, अंडर रूट 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, और जी आएगा कितना, ये इंटू ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ पे बड़ा क्यू हमने दिया है और यहाँ पे छोटा क्यू था, तो बड़ा क्यू इंटू छोटका क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी होती है, L/√3 होगी। इसकी जो डिस्टेंस होगी वो L/√3 होगी। ये तो हमको बहुत पहले छोटी क्लासेस से पता चलता आ रहा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो L² इंटू 3, 4πε0 4πε0 कैंसिल, L² कैंसिल, Q² में से एक क्यू गया, ये गया, तो कितना आएगा, ये 3 में से √3 में से और 3 गया, √3 आया, तो इसमें टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा Q इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ Q अपॉन √3। इससे आपका आंसर भी वेरीफाई ये होता है कि यहाँ पे नेगेटिव आया और नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में अगर देखो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, इन दोनों का रिजल्टेंट ये। यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो कैंसिल होकर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, वरना ये भी फिर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा और सिस्टम स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसलिए चार्ज यहाँ पे आना था वो नेगेटिव ही आना था। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया Q इज इक्वल्स टू -Q/√3। ठीक है, चलो ये है इसका सॉल्यूशन, सेम वैसे ही है, Q इज इक्वल्स टू -Q/√3। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है ये, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, what will be the value of the charges on the two objects such that force acting between the object can be maximum। अच्छा, Q है, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सपोज मानो एक छोटा Q और एक बड़ा Q माइनस छोटा Q। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम। फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी, तो वैल्यू ऑफ द चार्जेस निकालना है। ठीक है, F कितना होगा, 1/4πε0 Q, बड़ा Q मैंने छोटा Q बाई R²। मैंने बस एक वेरिएबल ले लिया क्योंकि फोर्स हम लोगों को गिवन है, तो इसके बीच में कोई भी डिस्टेंस मान सकते हैं आप लोग, X Y Z A B, एनी वेरिएबल यू कैन टेक। हेयर आई एम टेकिंग R²। ओके, नाउ सिंस first we should solve this now। तो F इज इक्वल्स टू आएगा 1/4πε0 Q माइनस ऑफ छोटे Q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R²। फोर्स मैक्सिमम है, फोर्स मैक्सिमम dF/dQ इज इक्वल्स टू 0। फोर्स मैक्सिमम तभी होगी। तो F की वैल्यू हमको पता है, d/dq। F की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q² माइनस Q इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर ऊपर भेज दें तो इन सबको अगर इसको इंटीग्रेट करके उस साइड भेज दें, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेट करने के बाद ये बचेगा, इसको इक्वेट कर दो,
क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू छोटा क्यू बड़ा क्यू, छोटा क्यू में से छोटा क्यू कटेगा, तो बचेगा क्यू इज इक्वल्स टू बड़ा क्यू। एक मिनट, नहीं एक मिनट, ये गलती हुई है मेरे से, यहाँ पे ये गलती हुई है। डी बाई डी टी डी क्यू, डी बाई डी क्यू था ना, 1/4πε0 क्यू, क्यू माइनस क्यू स्क्वायर था। इसको अगर इंटीग्रेट करके पहले अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो आ जाएगा 1/1 कॉमन, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्यू माइनस 2q बचेगा इज इक्वल्स टू, तब अब ज़ीरो होगा। हाँ अब सही हुआ, इसको इधर भेज देंगे, ज़ीरो हो जाएगा, तो q इज इक्वल्स टू आ गया 2q, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, बड़ा q का हाफ। तो जो दो चार्जेस हमने लिए थे, हमने दो चार्जेस कौन से लिए थे, हमने दो चार्जेस लिए थे, एक तो q था जिसकी वैल्यू होगी q/2, और दूसरा जो लिया था q माइनस छोटा q, दैट इज q माइनस q/2, दैट इज अगेन q/2। तो दोनों चार्जेस की वैल्यू q/2 होगी। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं q/2। उस टाइम हम लोगों से गलती ये हो गई थी, हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही बचेगा डायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्यों नहीं आएगा, ये क्यों मिसप्रिंट हुआ है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब इक्वेट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब हमारा है अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। पहले तो हम लोग ये समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि इमेजिनरी स्पेस होती है किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में, जो कि एक अट्रैक्शन फोर्स फील करती है, उसी हमको हम लोग बोल देते हैं, उस इमेजिनरी स्पेस को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किससे होती है, कौन करता है, किस नेचर की होती है। और इसका बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होती है, स्टैटिक चार्जेस से। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे, उसमें ही पता चलेगा वो भी प्रोड्यूस होती है किससे, लेकिन तब हम लोग वो वहीं पे पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज, दिस यू हैव टू रिमेंबर। नेचर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कंजर्वेटिव नेचर की होती है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हाँ एक ही में आ सकते हैं, हाफ मार्क्स से डिवाइड होके, लेकिन आएगा ये श्योर है। अब आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एक्सेलरेटेड चार्जेस इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। एक्सेलरेटेड चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी लेकिन यूनिफॉर्म होगी, कंजर्वेटिव होगी, कैसी होगी ये देखना, उसमें पता चलेगा। स्टैटिक मतलब शांत, एक्सेलरेटेड चार्जेस से नॉन कंजर्वेटिव प्रोड्यूस होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैटिक चार्जेस से कौन सी नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, या एक्सेलरेटेड चार्ज से कौन से नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो वो इसमें हम लोगों को बता देना है।
अगर कंजर्वेटिव है स्टैटिक है, नॉन कंजर्वेटिव है एक्सेलरेटेड चार्ज से होती है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक मेजर मतलब स्ट्रेंथ को मेजर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन भी करा जा सकता है फोर्स पर यूनिट एरिया से। इसकी ऐसा यूनिट अगर इसमें देखो तो क्या आएगी, फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो कूलम न्यूटन कूलम इनवर्स। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज ऑलवेज फ्रॉम द चार्ज if charge is positive electric field is toward the charge and if the charge is negative ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है चार्ज Q is placed in an electric field of the strength E, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैंने अभी तुमको बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसी को अगर रीअरेंज करें ये ई आ जाएगा, रीअरेंज करें तो F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हेन अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इन द डायरेक्शन होगी। पॉजिटिव चार्ज है, ये किसकी डायरेक्शन हुई, फोर्स की। ये किसकी डायरेक्शन हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यही अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे दे और तुमसे कहेगी अब तुम इसकी डायरेक्शन बताओ, तो तुमको अपोजिट डायरेक्शन में कर देना है। फोर्स टुवर्ड्स आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाएगी। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे हमने फोर्स के कंसेप्ट में कूलम्स लॉ पढ़ा था, वैसे ही सेम उसी फॉर्मूला से ये भी डिराइव हो जाता है। इसकी डेरिवेशन पे ध्यान देना। देखो कूलम्स लॉ में हमने फोर्स का क्या पढ़ा था फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था। चार्ज Q दिया ही हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल्स टू F/Q। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। सिमिलर करता है फोर्स से। फोर्स में 2 चार्जेस लेते हैं, इसमें 1 चार्जेस लेंगे। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स वर्सेस आर। एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो यहाँ पे, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट चार्ज का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का रिलेशन देखो अगर, तो E इज इक्वल्स टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के साथ पैराबोला बन जाएगा। और अगर यही E बाई 1/r स्क्वायर के साथ देखो तो ये बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। एक सीधा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, एक यहाँ पे अब एक नया कंसेप्ट हम सीखेंगे कि अगर हमको ग्राफ दे दिया जाए, जेई में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इसका स्लोप क्या तुमको डिफाइन करेगा। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा कितना होगा इसमें, अगर ये तुम्हारा थीटा मानो, tan थीटा कितना होगा? tan थीटा आएगा ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/r²। अरेंज करो इसको तो स्लोप कितना आएगा? स्लोप इज इक्वल्स टू ई इंटू r²। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट r², और ये ऊपर क्यू हो जाएगा। ई इंटू r² कितना होता है? स्लोप के बराबर आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इसमें देखो e² 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये जो आएगा ये तो कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है, कॉमन नहीं, कांस्टेंट है। तो r² कितना है? स्लोप है। स्लोप किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा फिर? q के। दैट मीन्स ये जो ग्राफ का जो स्लोप देगा, इस ग्राफ का जो स्लोप देगा वो क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज देगा। तो अगर तुमसे जेई में एक मार्क्स में पूछ लेता है कभी कभार कि इस व्हाट डज द दिस ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट, तो सिंपली यू हैव टू आंसर द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द magnitude of the charge. Magnitude of the charge. Slope of this is directly proportional to magnitude of the charge. ठीक है, बहुत सिंपल था ये तो। अब आते हैं, अच्छा अभी आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन एन स्पेस। अभी जो है हमने पॉइंट चार्ज का पढ़ा किस में? 2D में। अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? स्पेस में पढ़ेंगे। याद करो हमने फोर्स कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था स्पेस में। सिमिलरली सेम सब कुछ इसमें वैसा ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो ये आएगा, ये बन गया। उसके बाद एक ये चार्ज हो गया, एक ये चार्ज हो गया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी r - r0। क्यों? ये r0 डिस्टेंस है, ये की डिस्टेंस कितनी है? r। तो जो दोनों के बीच का रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट डिस्टेंस होगी वो होगी r - r0। ठीक है, ये x0 y0 z0 कोऑर्डिनेट्स हो गए। और यहाँ पे जो आएगा x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई r - r0 r वेक्टर डॉट माइनस r0। ये कैसे आया? ये तो हम लोगों को पता है बहुत अच्छे से, पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब फोर्स पढ़ा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखें तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q x माइनस ऑफ x0 i कैप
प्लस वाई माइनस वाई नॉट कितना आएगा जे कैप प्लस जेड माइनस जेड नॉट कौन सा के कैप अपॉन में एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर। ये 3/2 आ जाएगा। ये भी 3/2 कैसे आ गया ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने पिछले फोर्स वाले में पूरा से बता दिया था, बस मैं लिख के आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इन केस अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो वो फिर से एक बार समझ ले, या अगर नहीं समझ में आया तो मैं इस वीडियो में उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वो वीडियो ज़रूर से ध्यान से फिर से एक बार समझ लेना। अगर तब भी समझ नहीं आता है तो फिर मैं एक और वीडियो बना दूँगा सिर्फ और सिर्फ उसी वेक्टर फॉर्म वाले पे, उसमें मैं दोनों का समझा दूंगा, फिर फोर्स का भी और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। तो अगर दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बता दें, तो फिर मैं वैसे ही अकॉर्डिंगली कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया 3/2। अब ये तो सब, ये पूरा टोटल हो गया, ये सब का हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहीं पे तुमको सिर्फ x का निकालना हो, y का निकालना हो, या सिर्फ z का निकालना हो, मैं x का बता दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं x का लिखूँगा मैं बता दूंगा तुम। अच्छा देखो, ex इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q x माइनस एक्स नॉट अपॉन x माइनस एक्स नॉट प्लस होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर पावर 3/2। जहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट का बोलता है, अगर सिर्फ x कोऑर्डिनेट का तुमको निकालना है तो तुम सिर्फ इसमें x का डालोगे, न्यूमरेटर में सिर्फ तुम x का डालोगे, और अगर तुमसे y का बोलता है तो यहाँ पे तुम x की जगह क्या डाल दोगे, y माइनस वाई नॉट। z का बोलता है तो क्या डाल दोगे, z माइनस जेड नॉट। बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, और हाँ, जैसे अगर x जो है x y और z अगर ओरिजिन पे होते हैं, ओरिजिन पे होंगे, लिख दिएगा ओरिजिन पे हैं, तो क्या होगा 0,0,0। तो इसमें अब क्या होगा x का, तो ex जो आएगा, ex इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q x, क्योंकि तो ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया तो कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ x आएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। इसका मैंने प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लिखा है क्योंकि मैंने फोर्स वाले में बहुत अच्छे से समझा दिया था। अगर आप लोगों को चाहिए कि अगर इस या किसी भी और लेक्चर की अगर आपको फुल PDF चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, अगर n इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं तो उन सबका वेक्टर सम कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यही कहता है। अब आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल दो सिस्टम हैं जिनमें इक्वल चार्जेस हैं और वो बहुत छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल, वो डायपोल कहलाएंगे। डायपोल कहलाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इसलिए क्योंकि चार्जेस हैं। ठीक है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस l, 2l, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l। अब अगर जैसे बहुत क्वेश्चंस में हायर लेवल में जाओगे, या हायर लेवल छोड़ो, बोर्ड में ही कभी कभार वेक्टर कोऑर्डिनेट्स दे देता है,
और तुमको लेंथ निकालनी होगी। जैसे यहाँ पे तुमको दे देगा एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अब इसकी 12 कैसे निकालोगे तुम? 12 निकालने का इसका ये तरीका होता है, 12 इसकी निकलेगी, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका उसके कोऑर्डिनेट मतलब x माइनस एक्स डैश प्लस y माइनस वाई डैश प्लस z माइनस जेड डैश। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया हमारा। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बहुत एक छोटा सा ही टॉपिक है। इसका मतलब ये होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड द मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। चार्ज कितना Q है, Q चार्ज था, डिस्टेंस कितनी थी, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस 12। और यहाँ पे अब इसके बारे में है, ये इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। कूलम मीटर तो हम लोग ऐसे ही समझ जाएंगे कैसे। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, Q इंटू 12। ठीक है, चार्ज का कूलम मीटर, इसके मीटर हुई। अब कोई गलती से 2 मीटर नहीं लिख देना, क्योंकि L है, L की मीटर ही होगी, 2m मत लिख देना गलती से भी। बहुत बच्चे लिख देते हैं। ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। आने वाले टाइम में हम लोग स्केलर क्वांटिटी भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ तुम लोग समझो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, स्केलर भी हैं अभी, लेकिन ये वेक्टर ही हम लोग स्टार्टिंग वेक्टर से ही करते हैं। ठीक है। फिर इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेम, वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट्स इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जितने भी दिए होंगे तुमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उन सबको तुम वेक्टर सम कर दो तो तुमको मिल जाएगा रिजल्टेंट नेट, जितनी भी तुम्हारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है। तो इसी के साथ अब हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस कुछ चीज़ अगर क्लियर नहीं होती है या अभी मार्कर ने भी दिक्कत कर दिया था, तो अगर उस वजह से कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से क्लियरली स्पेशली एक वीडियो डाल के बता दूंगा उस टॉपिक पे। और भी कोई अगर दिक्कत हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए। तो आज हम लोगों ने कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स किए, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे पूरा हम लोगों ने चर्चा करा। अब हम लोगों और उसके बाद हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट पढ़ा। मैंने डाइपोल मोमेंट इस वीडियो में इसलिए डाल दिया था क्योंकि मेरा ये प्लान था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल रहेंगे। तो पेन और कॉपी के साथ ही बैठना उस वीडियो को लेकर, क्योंकि न्यूमेरिकल तो सॉल्व होंगे ही, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, आप लोगों को भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आप लोगों को लिखना है, मुझे नहीं। ठीक है, ओके, बाय बाय।